everyone, welcome to my channel. So we have taken chapter number 13 of class 9th, that is why do we fall ill, and I have already made two videos on this chapter where we have talked about health and diseases and causes of diseases and so many things. So basically in this video we will talk about infectious and non-infectious causes क्या क्या हैं, ठीक है, उसके बारे में, और इन्फेक्शियस एजेंट्स के बारे में हम लोग जानेंगे, और साथ ही साथ मीन्स ऑफ स्प्रेड के भी बारे में हम लोग कुछ बात करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि अभी हम लोगों ने इससे पहले की वीडियो में पढ़ा है कि हमें अपने साथ साथ इंडिविजुअल हेल्थ के साथ साथ हमें कम्युनिटी हेल्थ पे भी ध्यान देना है ना, हमारे आसपास की चीज़ें भी जो सही रहें, साफ़ रहें, उन चीज़ों पे भी ध्यान देना है। तो बेसिकली होता क्या है कि बहुत सारी ऐसी डिजीज़ेज़ होती हैं, बहुत सारे, क्योंकि आसपास इतने सारे इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं, इतने सारे माइक्रोब्स का मतलब होता है माइक्रो ऑर्गेनिज़म, वही माइक्रो ऑर्गेनिज़म ही आपके माइक्रोब्स कहलाएंगे। तो ये जो होते हैं ना, ये डिज़ीज़ फैलाने का काम करते हैं, ठीक है, डिज़ीज़ फैला सकते हैं, ठीक है। तो कुछ माइक्रोब्स तो नहीं हार्मफुल होते हैं, लेकिन कुछ माइक्रोब्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, ठीक है। तो ऐसे माइक्रोब्स, ठीक है, जो कि डिज़ीज़ कॉज कर सकें, ठीक है, वो कहलाते हैं इन्फेक्शियस डिजीज़, ठीक है। इन्फेक्शियस डिजीज़ वेयर माइक्रोब्स आर द इमीडिएट कॉज, मतलब माइक्रोब्स उसे फैला रहे हों, ठीक है, दैट विल बी इन्फेक्शियस डिजीज़। और this is because the microbe can spread in the community and the disease will spread with them बहुत आसानी से, क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म है हर जगह प्रेजेंट है। वी ऑल नो कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म हर जगह प्रेजेंट है, और वो बहुत आसानी से जो माइक्रोब्स हैं, जो हार्मफुल माइक्रोब्स हैं, वो हमें हमारी कम्युनिटी में स्प्रेड कर सकते हैं। तो हमें अपने साथ साथ हमें अपने आसपास की चीज़ों का भी ध्यान देना चाहिए कि वो साफ़ सुथरी रहें और ठीक रहें, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ थिंग्स टू पॉन्डर के दिया हुआ है जिसे आपको खुद करना है। बहुत इजी से क्वेश्चन है कि डू ऑल डिजीजेज स्प्रेड टू पीपल कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद अ सिक पर्सन। तो ये आपको खुद लिखना है कि ऐसा है क्या। व्हाट आर द डिजीजेज दैट आर नॉट स्प्रेडिंग, ये भी आपको खुद लिखना है। एंड हाउ वुड अ पर्सन डेवलप दोज डिजीज दैट डोंट स्प्रेड बाय कॉन्टैक्ट विद अ सिक पर्सन, हाउ, ठीक है। तो ये आप लिखेंगे। अब इसके बाद अगर हम दूसरी चीज़ बात करें कि कुछ एजेंट्स ऐसे होते हैं जो नॉन इन्फेक्शियस होते हैं, ठीक है, जो कि डिजीज़ नहीं कॉज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं देयर आर कॉजेज़ वेरी बट दे आर नॉट एक्सटर्नल कॉजेज़ लाइक माइक्रोब्स एंड दैट कैन स्प्रेड इन द कम्युनिटी इंस्टेड। दे आर मोस्टली इंटरनल नॉन इन्फेक्शियस, मतलब एक्सटर्नल नहीं है, वो इंटरनल है, ओके। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कैंसर की, तो वो कुछ जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ के भी बारे के से भी हो सकता है, या हमारी बॉडी उस तरीके से कुछ फंक्शन नहीं कर पा रही, या कुछ ऐसी चीज़ें हो गई हैं तो उससे हमें कुछ कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं। हाई ब्लड प्रेशर भी आपका होता है कि अगर बहुत ज़्यादा वेट हो गया है और लोग एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर रहे हैं तो उससे हाई ब्लड प्रेशर भी हो जाता है, ठीक है। तो ये सारे आपके इंटरनली हो रहे हैं, मतलब कि नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज़ हैं, मतलब आप इनको छूने से नहीं आपको हो जाएगा, ठीक है। बट कुछ ऐसे डिजीज़ेज़ हैं जो इन्फेक्शियस होते हैं, उनके माइक्रोब्स अगर दूसरे कम्युनिटी, जैसे आपको सर्दी है, जुकाम है, अगर हम लोग प्रेजेंट टाइम ले लें, कोविड को ले लें, ठीक है, कोविड-19 को ले लें, तो क्यों कहा जा रहा है कि मास्क लगा के चलिए, क्योंकि अगर कोई कोविड का पर्सन स्नीज़ कर दिया, ठीक है, तो वो हमारे आसपास की एयर में फैल सकता है, या आप कह सकते हैं जो सामने पर्सन खड़ा है उस पर्सन पे वो ड्रॉपलेट्स जाएंगे और वो उसे इन्फेक्ट कर सकते हैं। मतलब सिक पर्सन क्या है, हेल्दी पर्सन को भी सिक कर सकता है, ठीक है। तो वो आपका कहलाएगा कि इन्फेक्शियस एजेंट है, मतलब इन्फेक्शियस है वो डिजीज़, ठीक। और कुछ आपके नॉन इन्फेक्शियस होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि देयर आर द वेज इन विच डिजीज स्प्रेड एंड द वेज इन विच दे कैन बी ट्रीटेड एंड प्रिवेंटेड एट द कम्युनिटी लेवल वुड बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट डिजीजेस। ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, डिफरेंट होगा। दिस वुड डिपेंड अ लॉट ऑन वेदर द इमीडिएट कॉज आर इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस, ठीक है। तो अभी हम लोग इन्फेक्शियस डिजीज़ के बारे में जानेंगे कि इन्फेक्शियस एजेंट्स होते क्या हैं। जैसे हम लोग बैक्टीरिया की बात करते हैं, वायरसेस की बात करते हैं, फंजाई की बात करते हैं, प्रोटोजोआ की बात करते हैं ना, अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अदर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे ट्यूबरक्लोसिस हो गया तो बैक्टीरिया से हो गया, एड्स हो गया तो आपका वायरसेस से हो गया,
और मलेरिया हो गया तो प्रोटोजोआ से हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं ना कि अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म अलग अलग डिजीज़ कॉज कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ दी हुई है विच यू शुड स्टडी, कि ये जो पेप्टिक अल्सर होता है, ठीक है, इसके बारे में लोगों की थिंकिंग क्या थी, या इस पे जब सर्वे किया गया या इसको जब बताया गया तो इसमें बेसिकली है क्या, ठीक है, कि बताया गया है कि फॉर मैनी ईयर्स एवरीबडी यूज टू थिंक दैट के पेप्टिक अल्सर जो है विच कॉज एसिडिटी रिलेटेड पेन, हम आपके पेट में होने लगता है या ब्लीडिंग होने लगती है स्टमक में या डिओडेनम में, बट बिकॉज ऑफ द लाइफ स्टाइल रीज़न कि बहुत अगर स्ट्रेसफुल अगर लाइफ रही है, बहुत स्ट्रेस लोग ले रहे हैं तो उससे एसिड का सिक्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है और ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है, इवेंचुअली पेप्टिक कॉज हो जाता है। बट जो 2 ऑस्ट्रेलियन थे, देन द 2 ऑस्ट्रेलियंस मेड अ डिस्कवरी दैट अ बैक्टीरियम जैसे हेलिकोबैक्टर पाइलोरी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेप्टिक अल्सर। तो आपको पता होना चाहिए कि एक बैक्टीरिया है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेप्टिक अल्सर। और रॉबिन वॉरेन एक पैथोलॉजिस्ट थे जो कि पर्थ से थे, एंड ऑस्ट्रेलिया सॉ दीज स्मॉल कर्व्ड बैक्टीरिया इन द लोअर पार्ट्स ऑफ द स्टमक इन मैनी पेशेंट, बहुत सारे पेशेंट में उन्होंने देखा भी, एंड दे नोटिस्ड दैट द साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन वह ऑलवेज प्रेजेंट अराउंड द बैक्टीरिया, इन्फ्लेमेशन प्रेजेंट था, ओके। तो बैरी मार्शल वो भी एक यंग क्लिनिकल फेलो थे उनके, तो केम इंटरेस्टेड, वो थोड़ा इंटरेस्ट ले रहे थे इन वॉरेन्स फाइंडिंग एंड सक्सीडेड इन कल्टिवेटिंग द बैक्टीरिया फ्रॉम दीज सोर्सेज। मतलब अचीव करा उन्होंने गोल जो उनको ढूंढना था, वो जो इन्वेंट करना चाह रहे थे, जो डिस्कवर करना चाह रहे थे। तो इन ट्रीटमेंट स्टडीज़ आप कह सकते हैं कि मार्शल एंड वॉरेन शोड दैट द पेशेंट कुड बी क्योर्ड किया जा सकता है ऑफ पेप्टिक अल्सर व्हेन ओनली व्हेन द बैक्टीरिया वर किल्ड ऑफ फ्रॉम द स्टमक। जब स्टमक से वो बैक्टीरिया किल्ड हो जाएंगे तो वो ठीक हो सकती है, ऐसी बीमारी नहीं है कि वो जानलेवा है, ठीक है। तो थैंक टू दिस पायनियरिंग डिस्कवरी बाय मार्शल एंड वॉरेन, पेप्टिक अल्सर डिजीज इज़ नो लॉन्गर अ क्रोनिक। पहले क्या होता था, वो क्रोनिक डिजीज़ में कॉज होती थी कि मतलब सालों साल चलता था, फिर इंसान मर जाता था, डेड हो जाता था। लेकिन ऐसा फिर डिस्कवरी की गई कि हाँ वो उसको ठीक किया जा सकता है। फिर मार्शल एंड वॉरेन ने ये डिस्कवरी की थी, एंड पेप्टिक अल्सर डिजीज इज नो लॉन्गर क्रोनिक फ्रिक्वेंटली डिसेबलिंग कंडीशन बट अ डिजीज दैट कैन बी क्योर्ड बाय शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम विद एंटीबायोटिक से वो ठीक किए जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब इनकी ये दिया हुआ है कि उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था इस चीज़ के लिए, ठीक है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज़ इन्फेक्शियस डिजीजेज या इन्फेक्शियस एजेंट्स। तो अगर हम बात करें तो हमारे आसपास में, हमारे लिविंग वर्ल्ड में बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट है, बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट है, ठीक है। और सब का क्लासिफिकेशन अलग, जैसे वायरसेस का पूरा क्लासिफिकेशन ही अलग है, ठीक है, बैक्टीरिया का पूरा क्लासिफिकेशन ही अलग है। तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म भी हैं जो कि अगर हम देखें तो अलग अलग कैटेगरी में आते हैं और वो डिजीज़ेस कॉज करते हैं। जैसे वायरसेस भी कॉज करते हैं डिजीज़, बैक्टीरिया भी करते हैं, फंजाई भी करते हैं, और कुछ ऐसे सिंगल सेल्ड एनिमल्स या प्रोटोजोआ भी होते हैं जो डिजीज़ेस कॉज करते हैं। और कुछ ऐसी जो डिजीज़ेस रहती हैं जो कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के थ्रू भी होती हैं, जैसे कि वॉर्म्स, सच एज वॉर्म्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स, इनसे भी होती हैं, ठीक है। तो उन्हीं के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। अब जैसे यहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ ली गई हैं अलग अलग जगहों से, और यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। जैसे कि ये है एक पिक्चर है, पिक्चर ऑफ सार्स वायरस कमिंग आउट ऑफ द सर्फेस ऑफ द इन्फेक्टेड सेल से ये ली हुई फ़ोटो है, ठीक है। इसके बाद इसमें दिखाया गया है कि कितने माइक्रोमीटर का है, कितने नैनोमीटर का है, वाइट स्केल, ये पूरी चीज़ें रिप्रेजेंट करके बताई गई हैं, ठीक है। अब वही दूसरी चीज़ की बात करें अब, ठीक है, ये सार्स वायरस की पिक्चर है, ठीक है, ओके। फिर ये स्पेशली ये जो एरो लगी हुई है ना, इसकी बात हो रही है, एरो, ये जो यहाँ पर एरो लगी हुई है, ओके। फिर मतलब कि ये क्या है, इसको निकाला गया है, तो ये इन्फेक्टेड सेल्स हैं, या यहाँ पर दिखाया गया है, ये कलर नहीं है इसलिए इतना ज़्यादा क्लियर फॉर्म में दिख नहीं रहा है, ठीक है। फिर आपका सेकंड पिक्चर दिखाई गई है आपके, ये है पिक्चर ऑफ स्टेफाइलोकोकाई, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये एक बैक्टीरिया है जिससे एक्ने हो जाता है ना, स्किन पे, चेहरे पे एक्ने वगैरह आ जाते हैं, तो ये उसकी पिक्चर है। तो यहाँ पर ये इमेज दिखाई गई है, ओके। फिर नीचे वाली पिक्चर आपकी है ट्रिपैनोसोमा की। ये एक प्रोटोजोअन है, ठीक है, प्रोटोजोअन ऑर्गेनिज्म है जो स्लीपिंग सिकनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। स्लीपिंग सिकनेस बहुत ज़्यादा लोग जो सोते हैं, ठीक है,
वो सिकनेस है, तो इसके लिए ट्रिपैनोसोमा रिस्पॉन्सिबल है। ओके, फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पिक्चर की। तो ये है लिशमानिया की, ठीक है, दिस पिक्चर इज़ ऑफ लिशमानिया। तो ये एक प्रोटोजोवन है जैसे कि दैट कॉजेज काला आज़ार एंड टाइप का, जैसे मलेरिया वगैरह होता है, फिर आपका ये काला आज़ार भी उसी कैटेगरी में आता है। तो ये ओवल शेप्ड का यहाँ पर दिखाया गया है। ओके, और बताया गया है कि वन ऑर्गेनिज्म इज डिवाइडिंग एंड वाइल अ सेल ऑफ अ इम्यून सिस्टम हैज़ ग्रिप्ड ऑन the two wives of the dividing organism and is sending cell process up to eat up the organism। तो इम्यून सेल का डायमीटर वगैरह बताया गया है। और ये आपका एडल्ट राउंड वॉर्म है, ठीक है, एडल्ट राउंड वॉर्म का पिक्चर है। अभी जब आप बायोडाइवर्सिटी चैप्टर आपके इसी में डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म है आप कह सकते हैं, तो उसमें आप ये सारी चीज़ें राउंड वॉर्म अस्कैरिस वगैरह के बारे में पढ़ेंगे तो वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। और जैसे कि यहाँ पर ये एडल्ट राउंड वॉर्म की पिक्चर दिखाई गई है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है ना, जिसे अगर हम लोग आम भाषा में सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो जो बोलते हैं ना लोग कि कीड़े पड़ गए हैं पेट में, तो ये आप कह सकते हैं कि पिक्चर ऑफ अ स्मॉल राउंड वॉर्म है फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये निकाल करके फिर ये दिखाया गया है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं यहाँ पर बताए गए हैं जो वायरसेस से कॉज होते हैं, कुछ बैक्टीरिया से कॉज होते हैं, कुछ प्रोटोजोआ से कॉज होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कॉमन कोल्ड की इन्फ्लुएंजा की, डेंगू फीवर की या एड्स की, तो ये सारे वायरसेस हैं। ठीक है, ये सारे वायरसेस हैं। और जैसे अगर हम बात कर लेते हैं टाइफाइड फीवर की, देखिए दोनों फीवर में डिफरेंस है, डेंगू के फीवर में डिफरेंस है, टाइफाइड फीवर में डिफरेंस है। ठीक है, इससे पहले हम लोग वही चीज़ बात कर रहे थे कि अगर फीवर हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो केवल उसी से हो रहा है, अलग रीज़न भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कॉलेरा है, ट्यूबरक्लोसिस है, एंथ्रेक्स है, तो ये सारी चीज़ें बैक्टीरिया से कॉज्ड होती हैं। ठीक है, कुछ ऐसे कॉमन स्किन डिजीज़ेस होते हैं, स्किन इन्फेक्शन होते हैं जो फंजाई से होते हैं, जैसे रिंग वॉर्म हो जाता है ना, रिंग वॉर्म वगैरह हो जाता है, दाद वगैरह, तो ये आपका हो जाता है फंजाई की वजह से। ठीक है, प्रोटोजोवन माइक्रोब्स की अगर हम बात करें तो वो मतलब जैसे मलेरिया हो गया, काला आज़ार हो गया, तो ये सारे प्रोटोजोवन माइक्रोब्स से होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करें तो कुछ इंटेस्टिनल वॉर्म भी इन्फेक्शन करते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने एस्कैरिस की बात की, और कुछ ऐसे भी डिसीजेस होते हैं जो डिफरेंट स्पीशीज़ के वॉर्म से होते हैं, जैसे एलिफेंटियासिस। ठीक है, अब जैसे कि अब हम बात कर लें कि ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है कि हर एजेंट को अलग अलग कैटेगराइज किया गया है। जैसे कि वायरस को अलग कैटेगराइज कर दिया गया, बैक्टीरिया को अलग कैटेगराइज कर दिया गया, फंजाई को अलग कर दिया गया, प्रोटोजोआ को अलग कर दिया। कि क्यों अलग कर दिया गया? क्योंकि जो ये बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, सबके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और वो जो एंटीबायोटिक बैक्टीरिया में दी जाएगी वो उसको ठीक करने के लिए लगेगी। मतलब अगर आपको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है और आपने एंटीबायोटिक ली है, ठीक है, आपको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया और आपने एंटीबायोटिक ली है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके वायरल के लिए भी एंटीबायोटिक ही काम आएगी। समझ में आ रहा है ना आप लोग को? बस वही है कि इसीलिए इनको कैटेगराइज किया गया है, क्योंकि जितने भी वायरसेस होते हैं वो दूसरे की, मतलब जैसे होस्ट सेल की बॉडी में जा कर के वो रहते हैं और वहीं से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। वायरस का काम क्या होता है? वो खुद कुछ नहीं करते हैं, वो दूसरी जब तक वो बाहर रहेंगे वो नॉन लिविंग रहते हैं। ठीक है, जैसे ही उनको कोई होस्ट बॉडी मिलती है वो लिविंग हो जाते हैं और वो वहाँ से अपना न्यूट्रिशन लेने लगते हैं। लेकिन बैक्टीरिया में ऐसा नहीं होता है, और बहुत कम ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो इस तरीके का सिम्टम शो करते हैं। तो जो वायरसेस हैं वो डिफरेंट हैं, बैक्टीरिया और फंजाई थोड़े डिफरेंट है। लेकिन अगर हम बात करें बैक्टीरिया, फंजाई और वायरसेस की, तो ये जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं अगर इनको होस्ट बॉडी मिल जाती है। लेकिन अगर हम वॉर्म्स की बात करें, अभी जैसे हम लोगों ने एस्कैरिस की बात करी, तो उनको अपने आप को मल्टीप्लाई करने में थोड़ा समय लगता है। ठीक है, तो हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं जो कि वायरसेस भी हो सकते हैं, बहुत सारे माइक्रोब्स हो सकते हैं जो हमारे आसपास प्रेजेंट हैं और जो हमें हार्म पहुंचा सकते हैं। अब जैसे अगर हम सिंपल सी लैंग्वेज ले लें, कि सिंपल सी बात यही है कि अगर हमने अगर यहाँ पे जैसे बताया गया है कि दिस मीन्स दैट द इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस आर सिमिलर इन बैक्टीरिया ग्रुप एंड आर नॉट शेयर्ड विद द वायरसेस ग्रुप। ऑब्वियसली बात अभी जो मैंने बताया कि अगर बैक्टीरिया ग्रुप में वही चीज़ आपने मान लीजिए कि अब जैसे कि यहाँ पे एक चीज़ दिया हुआ है, एज अ रिजल्ट द ड्रग दैट
block one of these life process in one member of group is likely to be effective against many other members to the group. ठीक है, अगर आपका जैसे मान लीजिए कि एक ड्रग है आपका केवल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि वो बैक्टीरियाज को ठीक कर सकता है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वही ड्रग आपके दूसरे ग्रुप के माइक्रोब को भी ठीक कर सके. जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो बैक्टीरियाज भी हैं, वायरसेस भी हैं, प्रोटोजोआ भी है, फंजाई भी हैं. ठीक है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर ये एंटीबैक्टीरिया या आपने एंटीबायोटिक ली है, ये एंटीबायोटिक ही आपके बैक्टीरिया से ठीक हो रही है, मतलब आपने एंटीबायोटिक ली और आप ठीक हो गए हैं, कोई ज़रूरी नहीं है आपको वायरसेस कुछ हार्म कर रहा होगा तो वो वहाँ पे वर्क करेगी. ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, जब आप जाते हो मान लीजिए आपको कोई दिक्कत आ रही है, कुछ आप बीमार पड़ गए हो, तो आप डॉक्टर के पास जाते हो तो तुरंत वो बताते हैं ना कि हाँ ये इन्फेक्शन है आपको या ये दिक्कत है. तो वायरल इन्फेक्शन आप लोगों ने सुना होगा, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन, ऐसे करके नाम सुना होगा. ठीक है, तो वो कैटेगराइज की जाती है और उसी हिसाब से वो आपको मेडिसिन देते हैं प्रॉपर. कभी कभार क्या होता है कि आप लोग जो सोचते हो ना कि अच्छा ये चीज़ उसमें काम आई थी किसी और, अब सिंपल सी लैंग्वेज में है कि मान लो किसी को घर में वो प्रॉब्लम पहले से रही हो, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो, कोई भी सपोज कोई भी रही हो, और आप वो सोच रहे हो कि अच्छा मुझे भी कुछ कुछ ऐसे सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, तो मैं वो मेडिसिन ले लेती हूँ या ले लेता हूँ, तो क्या मैं ठीक हो जाऊँगा? तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उससे ठीक हो जाओ. ठीक है, ओके. फिर इसी तरीके से यहाँ पर वही चीज़ बताया गया है कि जो बैक्टीरियाज होते हैं बेसिकली उनके ऊपर आप कह सकते हैं ना कि एक सेल वॉल होती है, प्रोटेक्टिव सेल वॉल होती है. अपने जब वो प्रोटेक्टिव लेयर एक बना लेते हैं, एक सेल वॉल बना लेते हैं. जैसे हमारे जो बैक्टीरियाज अगर वो हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं ना, तो वो क्या होते हैं, क्या करते हैं, वो एक सेल वॉल बना देते हैं ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें. ठीक है, ताकि हम मेडिसिन वगैरह खाएँ तो वो मतलब इतना अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें, इसलिए वो एक सेल वॉल बना लेते हैं. तो एंटीबायोटिक जैसे पेनिसिलिन है, तो वो क्या करेगी, वो ब्लॉक कर देती है, वो सेल वॉल ही नहीं बनाने देती है. ठीक है, वो सेल वॉल ही नहीं बना पाते हैं. तो जब वो सेल वॉल नहीं बना पाएंगे तो वो आसानी से मर जाएंगे. क्योंकि ह्यूमन सेल्स क्या है, ह्यूमन बॉडी में जब हम लोगों ने अभी सेल चैप्टर पढ़ा है, तो हम लोगों ने क्या देखा था, प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, लेकिन अगर एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, डायरेक्ट सेल मेम्ब्रेन होती है. तो हमारे पास तो सेल वॉल है नहीं. ठीक है, तो हमारे लिए उसका इफेक्ट हमारे ऊपर कुछ भी नहीं पड़ता है. ठीक है, तो ये चीज़ है. ठीक है, तो पेनिसिलिन हैव दिस इफेक्ट ऑन एनी अदर बैक्टीरियाज दैट सच प्रोसेस फॉर मेकिंग सेल वॉल बनाने से वो रोक देती है, और हमें उस पर का कोई इफेक्ट नहीं हो पाता बिकॉज हमारी बॉडी में सेल वॉल है ही नहीं. ठीक है, तो अगर उसी जगह पे बात करें तो मैनी एंटीबायोटिक वर्क अगेंस्ट मैनी स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया रेदर देन सिंपली वर्किंग अगेंस्ट वन. ओके, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, बट कुछ ऐसे वायरसेस हैं दैट डू नॉट यूज़ दिस पाथवे एट ऑल, एंड दैट इज़ द रीज़न कि एंटीबायोटिक्स जो हैं वो ज़्यादा वायरल इन्फेक्शंस पे वर्क नहीं कर पाती हैं. ठीक है, उनके लिए हमें अलग मेडिसिन लेनी पड़ती हैं, अलग ड्रग्स लेने पड़ते हैं. ठीक है, ड्रग्स इन द सेंस यहाँ पे है मेडिसिन से. ओके, इफ़ वी हैव अ कॉमन कोल्ड, या आप कह सकते हैं अगर हम एंटीबायोटिक लें तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमारा ड्यूरेशन है या कोई दिक्कत है तो वो जैसे वायरल इन्फेक्शन हो गया या कुछ कफ एंड कोल्ड की ही बात ले लेते हैं, वो भी वायरस है, तो इसका मतलब ये नहीं कि है कि हमने एंटीबायोटिक ले ली, दैट डज़ नॉट रिड्यूस द सेवेरिटी या ड्यूरेशन ऑफ डिजीज़, वो कम नहीं कर देगा. बट अगर हमें कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वायरल इन्फेक्शन के साथ साथ, तो अगर हम एंटीबायोटिक लेते हैं तो वो हमें हेल्पफुल करेगा, वो हमें हेल्प करेगा. ठीक है, सो आप कह सकते हैं कि एंटीबायोटिक विल वर्क ओनली अगेंस्ट द बैक्टीरियल पार्ट. समझ में आ रहा है ना, ओनली अगेंस्ट द बैक्टीरियल पार्ट ऑफ द इन्फेक्शन बट नॉट द वायरल इन्फेक्शन. ठीक है, अब यहाँ पर बताया गया है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि मीन्स ऑफ स्प्रेड क्या क्या है. तो बहुत सिंपल है, ऑब्वियस सी बात है, आप लोग सुनते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़, आप लोगों ने आई होप सुना होगा कि जो लोग छूने से फैल जाती हैं जो बीमारियां, या लोग एयर बॉर्न डिजीज़ेस हैं, वाटर बॉर्न डिजीज़ेस हैं, वेक्टर बॉर्न डिजीज़ेस हैं. तो मतलब एयर से हो गई, वाटर से हो गई, या छूने से हो गई, तो इस तरीके से भी काफ़ी सारी डिजीज़ेस होती हैं और उससे भी फैल जाते हैं. तो अगर ऐसी कोई डिजीज़ेस हैं जो आप कहते हैं ना कि कम्युनिकेबल डिजीज़, जो छूने से फैल जाती हैं, या कुछ ऐसे डिजीज़ हैं आपके दैट आर कम्युनिकेटेड,
तो उन्हें हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, सच डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स दैट कैन स्प्रेड थ्रू एयर, एयर से भी इन्फेक्ट हो सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए किसी पर्सन ने स्नीज़ किया, अभी मैंने वही एग्जांपल दिया है कि अभी कोविड-19 इस समय बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो क्यों बोला जाता है मास्क रखिए, क्योंकि जो भी इंसान जिसको कोविड है वो क्या करेगा, अगर वो स्नीज़ कर रहा है या कफ हो रहा है उसको या खांस रहा है, तो वो उसके ड्रॉपलेट्स आपके ऊपर डायरेक्ट पड़ सकते हैं, ठीक है, तो फिर वो आप इन्फेक्ट हो सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है कि पुट मास्क ऑन योर फेस, ठीक है, ज़्यादा कांटेक्ट में ना आए, क्योंकि अगर मान लीजिए वो कुछ हैंकी वगैरह नहीं यूज़ कर रहे हैं, हाथ पे कर रहे हैं, तो आप हाथ कांटेक्ट से हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका कम्युनिकेबल डिजीज़ हो सकता है, ठीक। कुछ डिजीज़ ऐसे होते हैं जो वाटर से होते हैं, ठीक है, जो बहुत वाटर से होते हैं, जैसे अगर हम बात करें कि कॉलेरा हो गया, डिसेंट्री होगी, तो ये सारी चीज़ें अगर हमने गंदा पानी पी लिया है तो गंदे पानी से, क्योंकि साफ़ पानी है, गंदे पानी से मिक्स हो गया तो आपको डिजीज़ हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई इंसान है वो स्टूल पास कर रहा है और वही आपका जो वाटर है वो जा रहा है नीचे, और मतलब आपके नीचे कुछ भी टैंक वगैरह है, फिर उसके बाद और वही पानी ऊपर नल में आपके आ रहा है या हैंडपम्प में आ रहा है, तो इससे आप बहुत सारी डिजीज़ेस कॉज हो सकती हैं। तो ये चीज़ होना चाहिए कि कोई भी चीज़ इन्फेक्शन या कुछ ऐसा चीज़ ना हो जाए, मतलब हर चीज़ हाइजीनिक होनी चाहिए कि हमारे जो पानी है वो मतलब डर्टी वाटर ना हो, हम गंदा पानी ना पी लें, साफ़ पानी हो। तो कहा जाता है कि हमेशा आरओ का वाटर यूज़ किया जाए या फ़िल्टर यूज़ किया जाए, फ़िल्टर करके पानी पिया जाए, तब वो हमारे लिए सेफ़ होता है, ठीक है। तो सच डिजीज़ेज़ आर मच मोर लाइकली टू स्प्रेड इन एब्सेंस ऑफ सेफ सप्लाईज ऑफ वाटर, ठीक है। अब इसके बाद कुछ ऐसे भी डिजीज़ेस होती हैं जो सेक्सुअल कांटेक्ट से हो जाती हैं, ठीक है। तो जैसे कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन से फिज़िकल कांटेक्ट के थ्रू डिजीज़ेस हो जाती हैं, जस्ट लाइक वो भी आपके माइक्रोब से ही होती हैं, माइक्रोबियल इन्फेक्शन ही होते हैं। जैसे यहाँ पे सिफिलिस और एड्स के बारे में बताया गया है, जो कि सेक्सुअल कांटेक्ट से होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आपको छूने से नहीं होगा, लेकिन हाँ ये आप उस पर्सन को छुएंगे तो नहीं होगा, बट हाँ सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू, और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो ये ब्लड का कांटेक्ट अगर आ जाता है तो ब्लड के कांटेक्ट से भी ये डिजीज़ेस हो सकती हैं, जैसे एड्स हो गया, एचआईवी हो गया, ठीक है। और अभी हम लोगों ने बात की सिफिलिस की, ठीक है। तो ये सारी डिजीज़ेस हो सकती हैं, और अगर ब्लड के कांटेक्ट में हो गया तो हो सकता है कि अगर कोई मदर इन्फेक्टेड है तो अगर इफ़ शी इज़ प्रेग्नेंट तो फिर उसके बाद उस बेबी को भी हो सकता है, ठीक है। तो बहुत सारी डिजीज़ेज़ है, हमने एयर के बारे में, एयर के बारे में पढ़ा, वाटर के बारे में पढ़ा, अब हम सेक्सुअल कांटेक्ट से जो डिजीज़ेज़ होती हैं उसके बारे में पढ़ा। अब हमारे पास है कि कुछ डिजीज़ेज़ ऐसी होती हैं जो वेक्टर डिजीज़ेज़ होती हैं। वेक्टर का मतलब क्या हुआ, वेक्टर बॉर्न डिजीज़ेज़ का मतलब होता है कि वेक्टर डिजीज़ेज़ आर दोज एजेंट दैट ट्रांसफ़र द डिजीज़ कॉजिंग एजेंट टू अस। इसका मतलब है कि हमारे आसपास में जो क्रिएचर रह रहे हैं वो तो हमें हार्म नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन वो क्या करेंगे, वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन वो हमें नुकसान करने वाला एजेंट पास कर सकते हैं। अब जैसे कि अगर इफ़ आई विल टॉक अबाउट, जैसे यहाँ पे दिया है, जैसे देयर आर सम एनिमल्स, ठीक है, दीज एनिमल्स कैरी द इन्फेक्टिंग एजेंट्स फ्रॉम सिक पर्सन टू अनदर पोटेंशियल होस्ट। जैसे दीज एनिमल्स आर दस द इमीडिएटरीज होते हैं, ठीक है, इनको हम वेक्टर बोलते हैं। अब जैसे सिंपल सी बात है, अगर मॉस्किटो का ले लें, ठीक है, अगर हम फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो को ले लेते हैं, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो को अगर हम ले लेते हैं, ठीक है, तो ये ऐसे मॉस्किटोज़ होते हैं जो कि न्यूट्रिशन लेते हैं ब्लड से, ठीक है, वार्म ब्लडेड। जैसे हम लोग अगर हम बात करें ह्यूमन बींग्स की, तो वी आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, ठीक है, वार्म ब्लडेड एनिमल्स, ठीक है, वी आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स की बात हो रही है। तो ये ऐसे मॉस्किटोज़ होते हैं जो अपना न्यूट्रिशन उन ब्लड को सक करके लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से लेते हैं ताकि सो दैट दे कैन एबल टू ले मैच्योर एग्स, ठीक है, सो दे टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम द ब्लड, ओके।
और वो हाईली न्यूट्रिशियस होते हैं। ओके, तो ये क्या करते हैं कि जब ऐसे मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो की बात हो रही है, जब वो किसी हेल्दी पर्सन के बॉडी पे अगर वो बाइट करता है या काटती है, तो होता क्या है कि उसके सलाइवा में एक प्लाज्मोडियम प्रेजेंट होता है, ठीक है, विच इज़ अ प्रोटोजोआ, ठीक है। तो फिर वो प्लाज्मोडियम, वो सलाइवा, क्योंकि वो ऐसे करके आप इंजेक्ट करेगी, ठीक है, बाइट करेगी, मान लीजिए हाथ पे आपके काट ली, या आप कह सकते हैं कि आपके पैरों पे, ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि वो जैसे ही वो आपके ब्लड के कांटेक्ट में उसका सलाइवा आएगा, क्योंकि उसके सलाइवा में क्या प्रेजेंट है, प्लाज्मोडियम प्रेजेंट है, ठीक है, क्या प्रेजेंट है, प्लाज्मोडियम प्रेजेंट है। तो वो आपके वो सलाइवा आपके ब्लड के कांटेक्ट में आएगा, फिर धीरे धीरे वो आपकी बॉडी में धीरे धीरे वो इंक्यूबेशन पीरियड आपका स्टार्ट हो जाएगा, धीरे धीरे वो इन्फेक्शन आपकी बॉडी में वो मल्टीप्लाई करने लगेंगे, और फिर वो आपको सिम्टम्स शो होने लगेगा, ठीक है। तो जब से वो इन्फेक्शन स्टार्ट हो रहा है और जब तक आपको फर्स्ट सिम्टम्स दिखाई दे रहा है, तब तक वो आपका जो पीरियड कहलाएगा वो इंक्यूबेशन पीरियड कहलाएगा। तो वो आपको इन्फेक्शन, जब आपको इन्फेक्शन वो हो गया और वो आपको सिम्टम्स दिखने लगे, एक आज आपको मच्छर ने काट लिया, आपको आज ही सिम्टम्स नहीं दिखने लगेंगे, ठीक है, वो धीरे धीरे आपकी बॉडी में रहेगा, फिर धीरे धीरे उसका एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है, वो उस इंक्यूबेशन पीरियड के बाद वो आपको एक सिम्टम शो करता है, ठीक है। तो वही साइंस हम बताते हैं कि अच्छा हमें लग रहा है कि ये मलेरियल इन्फेक्शन हमें हो गया है या जो भी चीज़ हो गई है, तो इस तरीके से हम बता पाते हैं, ठीक है। So today this was all about the means of spread, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने यही चीज़ पढ़ी, इन दिस वे दे कैन ट्रांसफ़र डिजीज़ फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, फिर ऐसे पर्सन टू पर्सन वो डिजीज़ कॉज हो सकती है, ठीक है। सो आज हम लोगों ने मीन्स ऑफ स्प्रेड के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने इन्फेक्शियस एजेंट्स के बारे में पढ़ा, ठीक है, ठीक है। तो इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट द ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन, ठीक है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे, ओके। So see you in the next video. Please, if you like my video, don't forget to like, subscribe and share with your friends, okay? Thank you.